राक्षसी जानवर की लाश की फोटो जैसे ही कार्तिक ने स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में भेजी तो सबने तुरंत ही उस फोटो को देखा और उनके द्वारा देखे जाने के बाद वहां ग्रुप में एक हॉट डिस्कशन छिड़ गया। हे भगवान, ये राक्षसी जानवर ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? बकवास है ये फोटो। क्लियरली दिख रहा है कि इसे पहले ही किसी ने मार दिया था। ये नहीं हो सकता, है ना? क्या ये सचमुच सन ऑफ नरसिम्हा ने किया है? क्या सच में उसने इसे मार गिराया? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नकली है ना? अगर उसने सच में राक्षसी जानवर को मार डाला था तो जमीन पर खून क्यों नहीं है? ये नकली है। ग्रुप के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने जो फोटो देखी वो इनेट बीस्ट की ही है। एक राक्षसी जानवर को मारने से खून कैसे नहीं निकला? ऐसा कैसे हो सकता है? शशांक ने कहा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक धोखा है। जन्मजात जानवर को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? मिस्टर बब्बर के शब्दों ने ग्रुप में सभी को विश्वास दिलाया कि सन ऑफ नरसिम्हा झूठ बोल रहा था। शशांक ने उसका मजाक उड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सन ऑफ नरसिम्हा ने जो फोटो भेजी है वो असली है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे 10 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे। फैमिली ने पहले ही उसके खर्च को सीमित कर दिया था। उसने बिना परमिशन के फैमिली के पैसों का इस्तेमाल खुद से ही किया था, जिससे पहले से ही टेंस्ड सिचुएशन में आ चुकी उनकी फाइनेंशियल चेन और ज्यादा तंग हो गई थी। उसके डैड ने सीधे सीधे उसके खर्चों पर रोक लगा दी थी, जिससे वो पहले ही परेशान था। और अब अगर ये बात भी उसके घर वालों को पता चल गई तो उसके लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। और जिस वक्त ग्रुप के लोग सन ऑफ नरसिम्हा पर विश्वास करने से कतरा रहे थे, उसी वक्त स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में एक वीडियो अचानक सबके सामने आया। ये एक राक्षसी जानवर का वीडियो था, जिसे इन्नेट बीस्ट के दिमाग से खोदकर निकाला गया था। और अचानक एक शांति सी छा गई। इस बार ग्रुप काफी देर तक खामोश रहा। राक्षसी जानवर के पास एक एनर्जी कोर था और दानव क्रिस्टल एक खजाना था जो केवल राक्षसी जानवर के पास ही हो सकता था। बहुत दिनों बाद ऑल थिंग्स हाउस ने सबसे पहले बात की। ये असली दानव क्रिस्टल है, ये गलत नहीं हो सकता। हो ना हो सन ऑफ नरसिम्हा सच में महागुरु है। ऑल थिंग्स हाउस ने जैसे ही ये कहा और बात शुरू की, स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप जो इतनी देर से शांत था उसमें अचानक से एनर्जी वापस आ गई और वहां वापस बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सन ऑफ नरसिम्हा रियल में एक महागुरु था। महागुरु, प्लीज मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजें। कैप्टन, प्लीज मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। महागुरु, मुझे दानव क्रिस्टल चाहिए, क्या आप वो मुझे बेच सकते हैं प्लीज? महागुरु, मैं एक लड़की हूं, मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखिए प्लीज। क्या आप चाहते हैं कि हम अकेले में मिलें? ग्रुप चैट अचानक से एक पल में ही वापस लाइवली हो गई। कार्तिक ने उन लोगों को अपनी ताकत बताने के लिए सबसे सीधा तरीका इस्तेमाल किया। कार्तिक ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ये एक अनचेंजिंग रूल था। कार्तिक ने ग्रुप में हो रहे शोर शराबे को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस जन्मजात जानवर को मार गिराऊंगा और मैंने वैसा ही किया। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब क्या किसी और को अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही। बॉस एकदम ठीक कह रहे हैं। मिस्टर बब्बर, जल्दी करो और एक लाल पैकेट भेजो। ये मेरे बैंक डिटेल्स हैं, मुझे पैसे ट्रांसफर करना मत भूलना। धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। ग्रुप के लोगों ने तुरंत सन ऑफ नरसिम्हा का साथ दिया और उसे शशांक की निंदा करने में मदद की, क्योंकि शशांक ने ग्रुप में से हर एक इंसान को 10-10 हजार देने का वादा किया था। शशांक कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी महागुरु को भड़काएगा। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ यही हो रहा है। उसके सारे दाव पेच उल्टे पड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उस पर एक अनजान विशेषज्ञ ने हमला कर दिया था और अब उसने इंटरनेट पर एक महागुरु को भड़का दिया था। आमतौर पर वो किसी महागुरु की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कभी नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने उसे उकसाया था।
वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने तुरंत सन ऑफ नरसिम्हा को एक पर्सनल मैसेज भेजा, लेकिन कार्तिक ने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया। अब शशांक थोड़ा परेशान हो गया। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इस वक्त ग्रुप में सभी उससे लाल पैकेट मांग रहे थे। पुणे शहर में रहने वाले कुछ लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि अगर वो उन्हें पैसा देने से इनकार करता है तो वे व्यक्तिगत रूप से आएंगे उससे पैसा वसूल करने। जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज। माया ने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और आदतन कार्तिक के फोन पर मैसेज भेजे थे और कॉल्स भी किए थे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने लापरवाही से अपने फोन को देखा और ये जानकर दंग रह गई कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस थे। ये वही ग्रुप था जिसमें वो तब जुड़ी थी जब वो एक स्पेस आर्टिस्ट थी। जनजात महागुरु। माया की सुंदर आंखें आश्चर्य में फैल गईं। इस ग्रुप में सच में एक महागुरु था और उसने एक जनजात राक्षसी जानवर को भी मार डाला था। एक राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से मनुष्य से अधिक शक्तिशाली था। एक प्रारंभिक जन्मजात राक्षसी जानवर एक मध्य जन्मजात महागुरु को मार सकता है, जिसका कल्टीवेशन का आधार बहुत ज्यादा था। कभी कभी हर कोई स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करता था, तो कभी कोई मिशन जारी करता था, लेकिन सब जानते थे कि ग्रुप के अंदर का कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जो एक राक्षसी जानवर को मार गिराए। माया ने अपनी मेरिडियन डैमेज होने के बाद स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप में शायद ही कभी ऐसी कोई खबर देखी हो, लेकिन अब बात अलग थी। उसने जल्दी से सारे मैसेजेस को ब्राउज किया और पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़कर उसे पता चला कि ग्रुप में एक महागुरु भी था। माया ने ग्रुप में मैसेजेस को देखा और उसे हंसी सी आ गई। शशांक इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। शशांक को हारता हुआ देखकर माया अपने दिल में बहुत खुश थी। उसने मन ही मन सोचा कि वो शशांक बब्बर इसके काबिल ही है। माया ने ग्रुप के लोगों को शशांक की लगातार क्लास लेते हुए देखा और मजाक में हंस पड़ी। वो इसके बारे में पहले ही सुन चुकी थी। पिछली बार नीलामी में शशांक ने जो करोड़ों खर्च किए थे वो बब्बर परिवार के सर्कुलेटिंग फंड्स में से था। इस कार्रवाई के कारण बब्बर परिवार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था और उन्हें खर्च कम करना पड़ गया था। बब्बर परिवार के पास माथुर परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट था और उनके पास पहले से ही धन की कमी थी। नतीजतन कंपनी के सभी लिक्विड फंड शशांक द्वारा खर्च कर दिए गए थे। बब्बर परिवार के पास अन्य सभी प्रोजेक्ट्स को काटने और माथुर परिवार के साथ वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब बब्बर परिवार के लगभग सभी फंड माथुर परिवार के साथ सहयोग करने के लिए निवेश किए गए थे। खुद शशांक के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था क्योंकि माथुर परिवार पुणे शहर का अधिपति था। माथुर परिवार के साथ सहयोग करने के लिए शशांक ने अपने परिवार से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर बब्बर ग्रुप चैट में पूरी तरह से चुप थे। जब कार्तिक ने राक्षसी जानवर से छीने जा सकने वाले सभी रिसोर्सेस को छीन लिया तो उसने लाश को धूल में बदलने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का इस्तेमाल किया। इस समय स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप को खबर थी कि माया जायसवाल भी ऑनलाइन है। इसके अलावा माया ने शशांक को ग्रुप में ही एक मजाकिया इमोटिकॉन भी भेजा। जब कार्तिक ने देखा कि माया सच में ऑनलाइन है तो उसने कुछ देर सोचा और एक मैसेज भेजा। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, मेरा यकीन माने, मैं इस तरह का दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे महागुरु के रूप में चुनौती दी, इसलिए मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप के लोगों ने सन ऑफ नरसिम्हा को शिकायत करते देखा तो ऐसा लगा जैसे वे शिकायत कर रहे हों कि वो अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं करना चाहता था। वे ही थे जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। हर कोई अपने दिल में अपने आप से शिकायत कर रहा था। अब जब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कार्तिक अभी भी लो प्रोफाइल होने का नाटक करना चाहता था। क्या आजकल के सभी शक्तिशाली लोग अब ऐसा करना पसंद करते हैं? माया को ग्रुप में ये सब देखते रहने का मूड नहीं था। अब जबकि उसका स्पेस आर्ट क्षेत्र बॉडी टेम्परिंग में वापस आ गया था, वो अब सबसे निचले स्तर की स्पेस आर्टिस्ट थी। उसे अब स्पेस कल्टीवेटर ग्रुप के तुच्छ मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि
जैसे ही वो ग्रुप छोड़ने वाली थी, सन ऑफ नरसिम्हा ने एक और मैसेज भेजा, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं कौन हूं, तो मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। महागुरु की पहचान के अलावा मैं एक डॉक्टर भी हूं। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के मेरिडियन डैमेज हो जाते हैं, तब भी मैं इसका इलाज कर सकता हूं। माया ने आखिरी मैसेज देखा जिसे सन ऑफ नरसिम्हा ने पोस्ट किया, और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरिडियन की रिपेयरिंग करना कोई आसान बात नहीं थी। यहां तक कि इंपीरियल हॉल के इंपीरियल मेडिकल हैंड भी ऐसा नहीं कर सके। माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा ग्रुप जो उसने ऐसे ही रैंडमली ज्वाइन कर लिया था, उसमें कोई महागुरु होगा जो ये कहेगा कि वो डैमेज्ड मेरिडियन का इलाज कर सकता है। क्या आप सच में मेरिडियंस को रिपेयर कर सकते हैं? मनमोहिनी नाम के सदस्य ने पूछा। मनमोहिनी और कोई नहीं बल्कि माया ही थी। ये वो नाम था जिससे कार्तिक उसे पास में पुकारा करता था जब उसे माया पर बहुत ज्यादा प्यार आता था, क्योंकि माया किसी हूर की परी से कम नहीं थी जिसे कोई भी देखे तो एक बार में उसका दीवाना हो जाए। ऐसे वो हर किसी का मन मोह लेती थी, इसलिए कभी कभी कार्तिक उसे इस नाम से पुकारा करता था। कार्तिक ने फाइनली ग्रुप में माया को बात करते देखा। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं किसी के भी मेरिडियंस कितने भी डैमेज क्यों ना हो गए हों, उन्हें ठीक कर सकता हूं। माया का दिल उत्साह से भर गया। जब से उसके मेरिडियन डैमेज हुए थे, तब से ही जायसवाल परिवार में उसकी पोजीशन गिर गई थी। यदि वो ठीक हो जाती है तो उसका परिवार अपने पहले की हालत में वापस आ सकता है। हालांकि उसके माता पिता और दादा कार्तिक को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करते थे, फिर भी वे उसके परिवार ही थे। वो उन्हें दोष नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा मौजूदा स्थिति पहले से ही इतनी खराब स्थिति में थी और इसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। वो केवल विकास के लिए कड़ी मेहनत कर सकती थी और आशा करती थी कि उसे जायसवाल परिवार से अधिक ध्यान मिल सके। मनमोहिनी ने सन ऑफ नरसिम्हा को एक पर्सनल मैसेज भेजा, आप डैमेज्ड मेरिडियन का इलाज कैसे करते हैं? माया इतनी परेशान थी कि कार्तिक उसकी भावनाओं को समझ गया था। माया के परिवार का जायसवाल परिवार में कभी भी वैसा स्वागत या सम्मान नहीं होता था। यदि स्पेस आर्ट में माया की स्वाभाविक प्रतिभा ना होती तो जायसवाल परिवार को उसके परिवार की याद तक नहीं आती। जब कार्तिक ने माया से शादी की तो उसने जायसवाल परिवार के लोगों को माया के परिवार की तरह कभी नहीं देखा था। उसने सुना कि माया के दादा ने गलती की थी और उन्हें निकाल दिया गया था। वे जायसवाल परिवार में वापस लौटना चाहते थे और ग्रो करना जारी रखना चाहते थे। ये एक कारण था कि वे कार्तिक को पसंद नहीं करते थे। मूल रूप से माया के माता पिता और दादाजी को उम्मीद थी कि माया एक शक्तिशाली परिवार में शादी करेगी और उसे वो लोग वापस जायसवाल परिवार में एक पोजीशन प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इसे कार्तिक ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन्होंने कार्तिक के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, बिल्कुल, आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल 2 या 3 सेशंस की जरूरत है। मनमोहिनी ने कहा, सच में? तुम कहां हो? बताओ मुझे, मैं आकर तुमसे मिलती हूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दवा भेजूंगा। मतलब मैं आपको पहले ट्रीटमेंट की प्राइमरी मेडिसिन भेजूंगा। कार्तिक ने निर्देश देने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी। माया की बात उसे हमेशा याद आती रहती थी। वो मूल रूप से चिंतित था कि अगर वो माया की तलाश करेगा तो ये संदेह पैदा करेगा। अब शायद वो भी इसे एक शॉट देने का इरादा रखती थी। जो भी हो, वो हमेशा माया की सिचुएशन पर ध्यान देता था। माया को जवाब मिलने के बाद वो उठी और नीलामी से मिले नरसिम्हा अस्त्र को बाहर निकाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने दिल में उलझन महसूस कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि ये कुछ ज्यादा ही मैजिकल है कि उसके आसपास कई अच्छी चीजें हुई हैं। माया उस अस्त्र को हाथ में पकड़े सोचने लगी, कौन है ये महागुरु? मुझे इसे ढूंढना ही होगा। अब क्या करेगी माया? क्या वो इस महागुरु को ढूंढते हुए कार्तिक तक पहुंच जाएगी?